हेलो टीचर्स, आरपीएससी तरंग पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ईएमआरएस का जो सिलेबस है, ईएमआरएस टीचर्स के लिए। तो पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस टीयर 2 का जो है ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं, और कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो टीयर 1 का सिलेबस पीजीटी हो या टीजीटी हो बिल्कुल सेम है, लाइन टू लाइन क्या है, सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पर है, जो आपके ये पार्ट 6 आएगा लैंग्वेज वाला, उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीजीटी में आएंगे 30 क्वेश्चंस। कितने? टीजीटी में 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे और पीजीटी में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ओनली ये डिफरेंस है, और जो 100 मार्क्स का है ये दोनों में क्या है, पूरा सेम है। ठीक है, क्वेश्चन भी सेम है और सिलेबस भी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वो बिल्कुल सेम है। एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सिलेबस में है अपने टोटल 100 मार्क्स का ये होगा, जो दोनों में कॉमन है, टीजीटी पीजीटी। और अगर हम बात करें टीजीटी की तो यहाँ पे प्लस 30 क्वेश्चंस आप कर लेंगे लैंग्वेज के, हिंदी इंग्लिश के और रीजनल जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की है। तो ये आपका पेपर हो जाएगा 130 क्वेश्चंस का। और आपने जब पीजीटी का एग्ज़ाम देना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो 100 क्वेश्चन आपके ये जो है वह होंगे। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज वाले होंगे। आपने अगर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो है तो ये दोनों आपके आएगी। ठीक है, तो इस तरह से 120 क्वेश्चंस पीजीटी वालों के लिए हैं, और टीजीटी जो टीचर्स हैं अपने उनके लिए 130 क्वेश्चंस की यहाँ पे बात है। ठीक है, और लैंग्वेज में जो है देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है उनके भी कि जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो है इनसे क्या आएंगे, जनरल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। और साफ लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा तभी ये जो 5 पार्ट है आपके ये चेक होगा। ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए आपके एग्रीगेट कहा है इन्होंने। मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में आपके अलग से आने चाहिए 4 नंबर, हिंदी में आने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में आपके टोटल मिला करके अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपके यहाँ पे 12 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो है इवेल्यूशन होगा। अब हम जो है थोड़ा सा ये देखते हैं पार्ट 1 से लेकर के जो 5th तक हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अपने पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके आएगा जीएस, जनरल जो अवेयरनेस है, जीए आएगा जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके सिलेबस में जो मेंशन है तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स का ही आएगा। फिर आपके रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके पजल्स हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी और थोड़ा बहुत और एनालॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन, ये सब आएंगे। तो ये आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। इस तरह से आईसीटी जो है, आईसीटी का सिलेबस भी आपके मेंशन है, कंप्यूटर के बारे में, एमएस वर्ड, ऑफिस, ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आईसीटी में। ठीक है, आईसीटी में आपको कंप्यूटर के बारे में जो है पूरा यहाँ पे पता होना चाहिए। कंप्यूटर और एमएस ऑफिस जो है ये आपको अच्छे से करना है। तो इसके आपके 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे, 30 क्वेश्चन अकेले टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे हैं, जो कि आपने अगर सीटेट क्लियर किया होगा या फिर राजस्थान का रीट क्लियर होगा या फिर किसी भी स्टेट से जो है, अगर आप है बिहार से हैं तो आपने वहाँ का बी सेट जो है वो क्लियर किया होगा, किसी भी स्टेट से तो वहाँ का जब आपने टेट क्लियर किया होगा तो उसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। और बीएड जब आपने किया है तो बीएड में भी हमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपने वहाँ से देख रखा होगा और अभी भी आप कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्लासेस देख रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डोमेन लैंग्वेज में आपके 2 पार्ट्स में ये बेस्ड है। तो एक तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी की पेडागोजी आएगी यहाँ पर, और केस स्टडी। तो केस स्टडी जो है ये आपके 10 नंबर की आएगी, और ये जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ये भी 10 क्वेश्चन की आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मिला के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एनईपी अकेले इस बार आपकी कितनी की है, एनईपी 2020 अकेले इस बार आपके 10 नंबर की है। पिछली बार ये 5 नंबर की थी तो 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। अब की बार 10 नंबर की है तो इसमें से और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेंगे, पूरी संभावना है। तो एनईपी को अच्छे से कर लीजिए, 10 नंबर आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप डॉक्यूमेंट इसका डाउनलोड कर सकते हैं, 60 पेज की एक पीडीएफ है, उसको आराम से देखें और उसमें जो भी पॉइंट आपको हाईलाइटेड करने की आवश्यकता लगती है तो उसको हाईलाइट करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये अपने 100 मार्क्स का है और 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का जो है आपका ये पेपर होने वाला है। अब हम यहाँ पे जो है कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने सिलेबस तो देख ही लिया है। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं आईसीटी का पार्ट। कौन सा पार्ट करने वाले हैं? आईसीटी का पार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर्स करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो और आप यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू क्या है नई चीज़ें जो है सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ICT वाला पार्ट। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम है या और किसी में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लासेज हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे आपके लिए लाने की। और क्लास आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनकी भी अच्छी से पढ़ाई चलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ICT का आज पार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो PYQ क्वेश्चन हम इसके आज की क्लास में देखते हैं। कल से हम क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। लास्ट ईयर में 2023 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये TGT वाला। तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। ऑप्शन है आपके सामने FLAC, MP3, PDF और वेव। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो इन्होंने पूछा है कि ऑडियो फाइल का क्या टाइप एक्सटेंशन फाइल नहीं है, ठीक है। तो ऑडियो के लिए हम MP3 यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। PDF तो आपको पता है कि हम किसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये अपना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चाहे आपने बाकी की चीज़ नहीं पढ़े हों तो आप इसको थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको फ्लैग के बारे में और वेव के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। MP3 आपको पता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया है कि .pdf जो है एक लोकप्रिय ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि ये PDF की फुल फॉर्म आपको पता होगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है और इसको फाइल्स का उपयोग करने के लिए अपन करते हैं, फाइल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपकी एडोब में कोई फाइल आप खोलते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में खोलते हैं, किसी में भी जिसमें भी आप फाइल अपनी ओपन करते हैं MS वर्ड में, तो ये .pdf के रूप में जो है आपकी वर्ड फाइल वहाँ पर क्या होती है, सेव होती है, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं, ऑडियो फाइल कहीं पर सेव होती है, आप म्यूज़िक वगैरह सुनते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे .mp3 करके लिखा रहता है, आगे यहाँ पे सॉन्ग का नेम लिखा रहता है। तो ये आपको पता है कि ये .mp3 है, अभी .mp4 भी है, तो ये है। अब जो ये फ्लैग है और वेव है, ये भी क्या है, इसी के ही टाइप हैं ऑडियो फाइल के लिए, ठीक है। ऑडियो फाइल के लिए ही एक्सटेंशन है .FLAC, .mp3 और .wav, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब EMRS का पेपर है तो सभी तरह के बच्चे हैं यहाँ पर अपने पास में। स्टेट जो है बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं, तो उनको जो है हिंदी थोड़ी सी उनकी क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। समझ में आ जाती है लेकिन पढ़ने के लिए प्रॉब्लम जाती है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा सा लेके चलेंगे ताकि दोनों स्टूडेंट्स को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप सुझाव देंगे। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करनी है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को क्या करना है, बनाना भी है और उसको प्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर का सुझाव देना है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास में। तो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास में, ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हमें क्या बनानी है, एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन हम किस में बनाते हैं, सभी ने आपने कंप्यूटर का क्या है यूज़ किया ही होगा। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने मास्टर्स की होगी, मास्टर्स नहीं किया आपने बैचलर्स की है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी जो है प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा जो भी अपनी डिग्री लेने के लिए। तो आपने प्रेजेंटेशन दी होगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने बनाई होगी क्या, PPT। तो PPT आपने किस में बनाई है, PPT बनाई है आपने पावर पॉइंट में। किस में, पावर पॉइंट में जाके आपने PPT बनाई है MS पावर पॉइंट में। तो वहाँ से आपको पता होगा आराम से कि हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम PPT का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, हमें स्लाइड मिल जाती है और टेक्स्ट और चित्र, चार्ट, वीडियो, एनिमेशन, साउंड वगैरह सब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसी तरह के हम क्या लेंगे, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स लेने का ऑप्शन आता है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, वॉइस लगा सकते हैं, अपनी ऑडियो वीडियो सभी कुछ हम इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव ये हमारी क्या लगती है, प्रेजेंटेशन करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पर सबसे फिट यही है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट एज में हम क्या करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हम जो है अपनी PDF फाइल वगैरह जो है ये ओपन कर सकते हैं आजकल। तो माइक्रोसॉफ्ट का है ये माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में हम क्या बनाते हैं, जैसे कोई डेटा शीट आपको बनानी है, तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है उसमें आपको बच्चों का रिजल्ट बनाना है, तो रिजल्ट शो करने के लिए आपके पास वहाँ पर क्या है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर आपने रख रखा है स्कूल में, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर आपके
MS एक्सेल में जाएंगे और वहाँ पर सारे बच्चों का नेम लिखेंगे, उनका सब्जेक्ट लिखेंगे और परसेंटेज वगैरह सारा रिजल्ट वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा काम किस में करते हैं? एक्सेल में करते हैं। वर्ड में हम वर्ड फाइल्स बनाते हैं, जैसे कि हम PDF फाइल बनाते हैं, इसमें वर्ड फाइल को फिर हम PDF फाइल में चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हमें टाइप करना रहता है तो हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो हमसे जो पूछा था उसका आंसर हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ऑप्शन है आपके सामने फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा और एज। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउजर जो है ये उदाहरण नहीं है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड तो खुद ही क्या है, अपने पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड अपने मोबाइल आते हैं, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड अपने पास मोबाइल है और आईफोन जब अगर आपके पास होगा तो उसका आता है क्या, iOS होता है उसमें। तो इसी तरह से नॉर्मल जो एंड्रॉयड फ़ोन है अपने पास में, उसका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और बाकी के जो ये फायरफॉक्स, पहले के ज़माने में जब आप 5-10 साल पहले की अभी बात देखें तो अपने पास में फायरफॉक्स जो था यही क्या था, वेब ब्राउज़र था। आपने अगर पुराने जो कंप्यूटर्स PC देखे होंगे तो उसमें फायरफॉक्स के नाम से ही जो है सर्च करने के लिए यहाँ पे वेब ब्राउज़र रहता था। फायरफॉक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह इस तरह से। और ओपेरा रहता था, उसी टाइम पे ओपेरा भी देखते थे अपने मोबाइल्स में। गूगल की जगह ओपेरा आता था। छोटे छोटे मोबाइल जो भी नोकिया के मोबाइल्स थे तो आपने देखा होगा अपने घरों में, तो ओपेरा उसमें आता था, वहाँ पर जाके हमें सर्च करना पड़ता था। तो फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, सारे के सारे वेब ब्राउजिंग के हैं। और इन्होंने पूछा है नहीं है, तो नहीं में अपना आंसर B हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया है कि वेब ब्राउज़र क्या है, एंड्रॉयड का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि फायरफॉक्स, ओपेरा और एज जो है ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा था अरेंज करने के लिए। अरेंज किसको करना है आपको? कंप्यूटर की जो मेमोरी की यूनिट्स हैं उनको। तो मेमोरी यूनिट को आपको किस में जमाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का अपन इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको क्या करना है, जमाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। तो हमें यहाँ पे दिया है गीगाबाइट, ठीक है, GB हो गया, शॉर्ट में लिख लेते हैं। किलोबाइट दिया है, KB हो गया। मेगाबाइट हो गया, MB। और टेराबाइट हो गया, TB। तो यहाँ पे अपने को ये दिया है। अब हमें देखना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमें समझ में आना चाहिए आरोही, ठीक है, आरोही। तो इसमें क्या है, हम चलेंगे स्मॉल नंबर से लेकर के और बड़े नंबर की तरफ, ठीक है, बड़े नंबर, यूनिट, जैसे भी आप समझे, ठीक है। तो स्मॉल से चलना है अपन को, स्मॉल यूनिट से लेके। तो सबसे छोटी यूनिट आपको यहाँ पे GB, KB, MB और TB में क्या दिखाई दे रही है? तो देखो यहाँ पे अपने को सबसे छोटी दिखाई दे रही है KB। एक KB में कितने MB होते हैं? एक MB में फिर क्या होता है? तो ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो वो देख सकते हो। नहीं तो आजकल सब क्या है, आप मोबाइल चलाते ही हो तो आपको पता है एक MB की स्पीड आ रही है, एक KB की स्पीड आ रही है, TB की आ रही है। तो आप सबको वैसे जनरली पता होगा, लेकिन हम एक बार ये यूनिट्स भी यहाँ पे देख लेंगे जिससे आपको रिकॉल हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे नया पूछा जा सकता है आगे। तो देखो आंसर तो अपने को सबको पता चल रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो KB आएगा। तो KB कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, तो इसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं। KB यहाँ तीनों में है, A, C और D में, ठीक है। KB के बाद में अपना आएगा MB, KB के बाद में आता है MB। तो KB के बाद में है MB, A में और C में। इसमें है KB के बाद GB, तो ये कट हो गया। दो ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब अपना बचा है GB और TB में से पहले कौन सा आएगा? तो GB होता है यहाँ पर, ये GB। आपको पता है कि 1 GB जो है, 1 GB में कितने होंगे भाई? अपने पास 1024 MB, ठीक है। तो 1 GB में आया है MB, तो MB के बाद जस्ट अपने GB आएगा। तो MB के बाद में आ गया है GB, गीगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर C अपना बिल्कुल राइट है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए यूनिट्स की भी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें एक बार कि 1 GB में क्या है, कितने यूनिट्स होते हैं? 1024 होते हैं, कितने होते हैं? आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया तो होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 KB मतलब किलोबाइट में अपने होते हैं कितने? 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स, ठीक है, ये हो गए। 1 MB में क्या है? 1 मेगाबाइट में फिर ये 1024 MB होता है। फिर इसके बाद में MB के बाद में आती है अपनी यूनिट 1 GB की। इसमें कितने होते हैं अपने? सॉरी, यहाँ MB लिख दिया गलती से, तो ये KB आएगा, ओके। फिर 1 GB में हम देख रहे हैं, तो 1 GB में 1024 MB हो गया है। और फिर लास्ट में अपने आया है 1 TB, तो 1 TB में आ गया अपना 1024 गीगाबाइट। ये अपनी क्या है, यूनिट्स हैं, किसकी? मेमोरी यूनिट्स की,
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, उसकी ये सारी की सारी यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलें। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, ये यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है, तो ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25th, कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ क्या होता है। तो HTTPS का अर्थ क्या होता है, मतलब सीधा पूछना चाह रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा हमने बचपन में इसको पढ़ा है। 9th-10th की क्लास में जब भी आपके कंप्यूटर चलता होगा, ये फुल फॉर्म सभी को याद करवाई जाती है। तो सबको याद होगा ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, अब यहाँ तक तो याद है आपको। इसके बाद में स्टोरेज आएगा, सर्वर आएगा, सिक्योर या स्कीम। असली बात तो यही है, क्योंकि बाकी सब में तो क्या है, सेम दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि अपने यहाँ पे आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर। ठीक है, तो ये अपने पास में सिक्योर आता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपना एक वेब ब्राउज़र है। ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र की क्या है, वेबसाइट है, वेब ब्राउज़र। और जो वेबसाइट है उसके बीच में ये क्या करता है, ये जो है अपने सिक्योर करता है किसको, नेटवर्क को। क्या करता है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए ये हम क्या बनाते हैं, एक एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिक्योर करने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योर आपको ध्यान में रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है इसकी फुल फॉर्म। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट है, अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक सेलेक्टेड एवं कॉपीड टेक्स्ट को या फिर इमेज को पेस्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की अपनानी चाहिए। सिंपली ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमें क्या है, कोई चीज़, क्या कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट, आपने कोई भी चीज़, ये जो मान लीजिए ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको और एक इमेज को क्या करना है, मुझे कहीं पर पेस्ट करना है। कहीं पर पेस्ट करना है सेलेक्ट करके, तो MS ऑफिस में मैं कौन सा शॉर्टकट दबाऊँ। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है Ctrl+Z होगा, Ctrl+V होगा, Ctrl+P या फिर Ctrl+X होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है Ctrl+Z से क्या होता है, P से क्या होता है, X से क्या होता है और V से। तो अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, देखो Ctrl+Z से अपने पास में क्या होता है। तो Ctrl+Z से होता है अपने पास में अंडू। अंडू मतलब जो है हमने पहले जो भी कुछ कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दी है या गलती से कुछ हो गया है, तो उसको हम Ctrl+Z से वापस वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम अंडू। तो Ctrl+Z से आप ये कर सकते हैं, पिछली जो कार्रवाई की है उसको वापस उसको वैसे ला सकते हैं। Ctrl+P से आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+P से हम प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, और Ctrl+V से हमें क्या कर सकते हैं, Ctrl+V जो है इसी का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं। Ctrl+X का हम कब करते हैं, Ctrl+X का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, Ctrl+X का यूज़ करते हैं। तो हमें जो पूछा था वो आंसर है अपना क्या, हमें क्या बताना है, पेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, तो 26 का आंसर है अपने पास C। नेक्स्ट है अपने पास 27, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस का जो स्विच है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आउटपुट का है, इनपुट का है, स्टोरेज डिवाइस का है या फिर नेटवर्किंग डिवाइस का है। तो कंप्यूटर डिवाइस का जो स्विच नेटवर्किंग है, वो स्विच है वो किसका उदाहरण है अपने पास, नेटवर्किंग डिवाइसेस का है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, तो ये क्या करती है, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं अपने पास में, बहुत सारे जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको क्या करती है, एक साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो स्विच नेटवर्किंग के माध्यम से हम इनको जोड़ते हैं, जिससे उनमें क्या हो, एक दूसरे में मतलब क्या होता रहे, संचार होता रहे, कम्युनिकेशन होता रहे। तो इस तरह से अपना आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। सबसे कम खतरा किसमें होता है वायरस का आने का, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। तो डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट या फिर ऑनलाइन प्रिंटर, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। तो देखो यहाँ पे अगर हमने किसी ईमेल को क्या किया है, ईमेल जो है उसमें अटैचमेंट किया और उसको डाउनलोड कर लिया, तो इसमें क्या है, वायरस का खतरा आ सकता है। क्योंकि ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन जो है यूज़ कर रहे हैं। फिर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें जो है आपकी सारी की सारी पेन ड्राइव वगैरह और जो है इस तरह की डिवाइस आ जाएंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। पेन ड्राइव अगर आपने कहीं से लगाई है बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज़ करके, तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वायरस आने का कंप्यूटर में। तो ये तो अपना क्या है, गलत हो गया, मतलब सबसे, क्योंकि इन्होंने पूछा सबसे कम खतरा। फिर डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, अब फ्री सॉफ्टवेयर जो है देखो कहीं पर आपके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, MS ऑफिस का जो है। ठीक है, अब MS ऑफिस अगर आपको परचेज़ करना है तो आपको वहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर PC में आपने जब परचेज़ किया है, तो वो अगर उन्होंने डाउनलोड करके
इंस्टॉल करके आपको नहीं दिया है तो फिर आपको अलग से ये परचेज करना रहता है, इसके कुछ चार्जेज रहते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसका फ्री वर्जन कहीं ना कहीं से हैक वर्जन अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें वायरस आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना गलत हो गया, ये भी। और सबसे कम खतरा रहेगा ऑनलाइन प्रिंटर पे, ठीक है। ऑनलाइन प्रिंटर पे सबसे कम खतरा है किसका, वायरस आने का। अब नेक्स्ट है आपके पास में, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का यूज़ करके स्कूल की कंप्यूटर लैब को में क्या करते हैं, 20 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमने कौन सा नेटवर्क यहाँ पे बनाया है। क्या कहा है इन्होंने, विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल्स कंप्यूटर लैब। तो ये आपको बताना है कि आपने क्या किया है, 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया है लैब में, स्कूल में। तो आपने कौन सा जो है नेटवर्क बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, तो आपने यहाँ पे बनाया है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या किया है आपने, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लेन यहाँ पर बनाया है, ठीक। तो लेन की सहायता से आपने जोड़ दिया है। डब्लू वेन मतलब हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। पेन का हो जाएगा अपने पास में क्या, फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, और मेन का हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो लेन में हम क्या करते हैं, जो अपने आसपास की रेंज में क्या करते हैं, एक केबल के थ्रू इनको जोड़ देते हैं कंप्यूटर्स को, तो ये इस तरह से नेटवर्क बन जाता है। तो यही इन्होंने समझाया है, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का यूज़ करके ये करते हैं तो हमने लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है। ये नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र में ही, भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हमारे स्कूल में लग जाएगा, कहीं पर ऑफिस में, कहीं पर अपने घर के अंदर ही कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हम कर लेते हैं। जैसे कहीं पर घर से ही कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या है, ये लेन जो है लगा सकते हैं। तो ये हो गया अपना। और लास्ट क्वेश्चन है अपना ये टीजीटी का, 10 क्वेश्चन पिछली बार यहाँ पूछे गए थे आईसीटी से। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेंस ओनली इनपुट डिवाइस। ओनली इनपुट डिवाइस आपको बतानी है कौन सी ऑप्शन में दिख रही है। तो यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो क्या करती है, जो यूजर्स होते हैं, जो हम हैं, यूजर्स हैं, उनसे क्या करती है, डेटा लेती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, ठीक है। वो हम क्या है, बस उनको क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम में भेज सकते हैं। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। कीबोर्ड से आपने मान लीजिए अभी हम पढ़ के आए हैं, कंट्रोल वी आपने दबाया तो क्या हो जाएगा, कोई जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की है वो पेस्ट हो जाएगी। माउस आपका कहीं अगर आपने जहाँ पर भी ले जा रखा है कर्सर, तो वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। स्कैनर में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रखा है, कोई भी पेज रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्कैन होकर आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर पे आपको शो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, इस तरह से इनपुट डिवाइस हैं। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। और जबकि ये प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब मॉनिटर क्या है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं टीजीटी सेक्शन के। अब ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखने वाले हैं, ये है आपके पीजीटी एग्जाम्स के, ठीक है। पीजीटी एग्जाम्स था जो आपका जनरल पेपर, उसके ये क्वेश्चंस हैं आईसीटी के। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपका एक बार यहाँ पे रिवीजन हो जाए, और अगर आपने कहीं पर भी नहीं देखा है और तो फिर आपको समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यहाँ पे हमसे कि एम कैफ़े जो है क्या है, एम कैफ़े प्लस जो है ये किसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एंटीवायरस के, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि हमने अगर अपने पास में कोई भी पीसी है या लैपटॉप है, तो हमें उसमें क्या करना रहता है, एंटीवायरस का एक सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को, फाइल को ट्रांसफ़र वगैरह करें तो वहाँ पर अपने कंप्यूटर को हानि, पीसी को हानि ना पहुँचे। इसलिए हम यहाँ पे ये एम कैफ़े और बाकी भी बहुत सारी कंपनी के ये क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिससे हमारे क्या है, कंप्यूटर डिवाइस में वायरस नहीं आता है। तो ये क्या है, अपने पास एक एंटीवायरस का क्या है, उदाहरण है, ठीक। तो ये एक एंटीवायरस का उदाहरण है, इससे हमारे जो पीसी लैपटॉप है उसमें क्या है, सुरक्षा सॉफ्टवेयर है ये, और उनको क्या है, कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस को वायरस, मालवेयर और स्पाईवेयर जो ट्रोजन हॉर्स जो क्या है उससे बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसलिए क्या है, इनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपन कहते हैं, किसको, एम कैफ़े को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 32। तो 32 में इन्होंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रिफर्ड मोस्ट टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो वही क्वेश्चन है उसी की तरह जो अभी हम टीजीटी में देख के आए हैं। क्या पूछा है कि ये टॉपिक आपको दे दिया, बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इस पर आपको क्या करनी है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है एनिमेटेड बढ़िया सी,
क्या है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। सबसे पहले आप किसको प्राथमिकता यहाँ पर देंगे जिसमें आप ये अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना सकें। तो अभी आपको जो है हमने ऊपर भी देखा है क्या पढ़ा था वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए, तो आप इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं। तो देखिए हमने वहाँ पे देखा था कि हम किसका यूज़ यहाँ पे कर रहे थे, कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे पावर पॉइंट का। किसका यूज़ कर रहे थे, पावर पॉइंट का, क्योंकि इसमें अपने बहुत सारी स्लाइड जो हैं हम ले सकते हैं अपनी मनपसंद की, और उसमें बहुत सारे एनिमेशन लगा सकते हैं, जिससे क्या बन जाती है अपनी बहुत ही अच्छी फाइल बन जाती है। प्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छा लगता है और जो भी सामने बैठे हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाती है एनिमेशन के थ्रू। तो हम इस पर आराम से बहुत अच्छी फाइल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज डिवाइस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली जो क्लाउड स्टोरेज की क्या है सर्विस है वो कौन सी है, तो ये आपको बतानी है। फ्लॉपी ड्राइव है या फिर गूगल ड्राइव, आई ड्राइव या फिर वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो अपनी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस सर्विस है, मतलब जो इंटरनेट के थ्रू आपने आपके पास कोई भी फाइल है उसको आप इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हो, तो आप वो जो आईडी आपने वहाँ पर लगाई है उसके थ्रू किसी अदर डिवाइस में भी उसको ओपन करके देख सकते हो। आपको ये नहीं है कि वही डिवाइस लेकर घूमना पड़े। तो ये कौन सी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की है वन ड्राइव। कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस अपनी देते हैं वो कौन सी है भाई, ये है अपने पास वन ड्राइव। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी अगर कुछ नोट्स वगैरह पीपीटी है आपके पास में कुछ भी है, तो अगर आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है वन ड्राइव, इस पर अपनी ईमेल आईडी क्या करके, ईमेल आईडी लॉगिन करके वन ड्राइव पे अपना अकाउंट बना के सारी जो भी फाइल्स हैं यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की है। गूगल की है गूगल ड्राइव। ठीक है, और आई क्लाउड किसकी है, आईफोन की है। तो इस तरह से है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की किसकी पूछी है, अब की बार कॉपी करने की। कॉपी करना है हमें सम सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देती हूँ एक बार के लिए, जिससे हमें नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ना जाना पड़े। फटाफट से लिख लेती हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी। सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ। तो आपको अब जवाब देना है यहाँ पर कि आपको अगर कोई चीज़ कॉपी करनी है कहीं से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो कंट्रोल प्लस पी तो हम अभी अभी ऊपर देख के ही आए हैं कि प्रिंट करने के काम में अपने आता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एक्स हमने क्या किया था, कंट्रोल प्लस एक्स से हमने क्या किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमने कट किया था, कट करने के काम आता है। और कंट्रोल प्लस सी जो है ये अपने कॉपी करने के काम आएगा। और ये लास्ट जो है कंट्रोल प्लस ओ, तो ओ फॉर ये ओपन फाइल। ठीक है, तो ओपन फाइल करने के ये कंट्रोल प्लस ओ हो गया। पी फॉर ये प्रिंट हो गया। और एक्स से हमने ये कर दिया कट। और कंट्रोल प्लस जेड हमने देखा था वहाँ पे, तो उससे हम क्या कर रहे थे, अंडू कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी शॉर्टकट जो है MS विंडोज़ जो है इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर अपने पास में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा बिल्कुल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यही हमसे पूछा है कि कॉपी करने के लिए किसी टेक्स्ट को हम कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल प्लस सी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 35 में पूछा है हमसे कि द पावर बैकअप डिवाइस UPS का फुल फॉर्म बताइए। तो UPS का फुल फॉर्म अब आपने यहाँ पे आंसर देख ही लिया है, तो ठीक है, तो ये है ऑप्शन देख लेते हैं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे है इसका फुल फॉर्म UPS का, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए पावर बैकअप के लिए। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है ये इसकी UPS की फुल फॉर्म है। इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा है कि जब अपने यहाँ पे लाइट चली जाती है, बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, तो फिर ये क्या है, अपनी जो भी डिवाइस है PC है उसको निरंतर शक्ति पावर प्रदान करती रहती है, उसमें वो ऑन रहती है, जिससे अपना डेटा लॉस नहीं हो सके और सिस्टम क्रैश नहीं हो सके। ठीक है, अचानक से जब PC और ये बंद हो जाते हैं अपने सिस्टम, तो फिर क्या है, डेटा लॉस होने का खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पर UPS सिस्टम क्या है, काम करता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 36 में आपको देखना है क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। तो ये नोट वाला ज़रूर पढ़ना है, नोट की जगह आप डायरेक्ट पढ़ के अपना जो है नेगेटिव ना करवाएं। ठीक है, तो देखिए, नॉट ए सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। तो कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने के लिए एक स्रोत नहीं है, तो पेन ड्राइव तो है भाई, अभी देख के आए हैं, पेन ड्राइव तो बिल्कुल है, सबसे खतरनाक है। प्रिंट आउट्स लेने हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ईमेल अटैचमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ड डिस्क में भी है। ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखो वैसे कि वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे इसने टीजीटी में पूछे थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा जो है लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक आपको अच्छे से एनसीईआरटी बुक से ही आप कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है इनके। 37 में पूछा है निम्न में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध नहीं है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, पहला तो ये है। दूसरा इन्होंने कहा है, तो ये तो एक अपराध है कि इंटरनेट पे आप किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो है। हमसे पूछा है नहीं है। सेकंड है यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की पर्सनल जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए उसको नकली ईमेल भेज रहे हैं आप, तो ये भी गलत बात है, तो ये भी एक साइबर क्राइम में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आएंगे। फिर हमसे नेक्स्ट पूछा है जो देखते हैं, तो नेक्स्ट है इन्होंने स्टीलिंग मोनीटर फ्रॉम ए स्टोर। तो अगर आपने किसी दुकान से ही चोरी कर ली, स्टोर से ही चोरी कर लिया मोनीटर, तो वो किसमें, साइबर क्राइम में नहीं है, वो तो ऐसे ही नॉर्मल जो है क्या है, क्राइम में आएगा। ठीक, तो ये है। और लास्ट है, तो ये तो अपना क्या है, यही ऑप्शन है जो कि क्या है अपना आंसर है। और लास्ट ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, तो ये भी क्या है, एक साइबर क्राइम के अंतर्गत है। तो आंसर अपना हो जाएगा कि आपने दुकान से ही डायरेक्टली चोरी कर ली, आप डाटा की चोरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर साइबर क्राइम आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना है। अब जो IT एक्ट है अपना, IT एक्ट 2000, ये क्या कहता है, तो ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया है किसके लिए, जो साइबर क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए लागू किया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें अगर कोई क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट की हेल्प से क्या करता है, कोई भी क्राइम करता है, तो फिर उसको क्या है, IT एक्ट 2000 के अंतर्गत क्या दी जाती है, सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, और जो भी है, जैसे किसी ने किसी का कुछ कंप्यूटर वगैरह हैकिंग कर लिया है, फिशिंग कर ली, डाटा की चोरी कर ली है। ठीक है, डाटा की चोरी कर ली, मेलवेयर, वायरस, ये सब क्या है, किसी के उसमें आ गया है, तो ये सब इनका प्रचार प्रसार वगैरह करेंगे अगर कोई भी, और ये काम करेंगे तो वो किस में आएंगे, साइबर क्राइम के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे, और उसमें ये IT एक्ट 2000 के अंतर्गत इनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब 38 में पूछा है निम्न में से कौन सा जो उदाहरण है इनपुट का नहीं है। वापस से इनपुट का ही पूछ लिया इन्होंने, TGT वाले में भी इनपुट का ही पूछा था, यहाँ भी इनपुट का पूछ लिया। अब उनकी मर्जी होगी तो वो आउटपुट का पूछ लेंगे, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के। तो देख लेते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर और लाइट पेन, तो प्रिंटर तो आउटपुट का हो गया है, तो ये अपना कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। स्कैनर है इनपुट का, माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ये क्या है, हम जो कोई आवाज़ जो है उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, अपने ये माइक्रोफोन यूज़ हो गया। और जॉयस्टिक आप सभी को पता होगा कि जो हम गेम खेलते हैं उसमें काम आती है। ठीक है, गेम खेलते हैं, आपने अगर देखे होंगे तो एक जो है, एक स्टिक की तरह ये रहती है, इसको इधर उधर थोड़ा सा घुमाने पर क्या होता है, अपने जो है गेम में इधर उधर जो है आप घूम जाते हैं, जैसे भी है, तो उस तरह से काम करती है ये। तो जॉयस्टिक जो है ये भी किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पे मॉनिटर देकर गड़बड़ कर दी है, और फोर्थ ऑप्शन में भी इन्होंने क्या दे दिया, स्पीकर, तो ये दोनों इसलिए गलत हो गए। यहाँ पर सारे इनपुट के उदाहरण हैं, तो ये अपने पास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 39। तो 39 में इन्होंने दिया है जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है, कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो जो स्मार्टफोन है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो आप कौन सा नेटवर्क बनाते हैं। तो कौन सा नेटवर्क बनाते हैं भाई, पास पास में ही है दोनों चीज़ें, तो हम क्या है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल पास पास में, आसपास के क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में हम डाटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बना रहे हैं। सॉरी बिल्कुल पास में हम जो है यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के पास में ही क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, और पर्सनल जो है यहाँ पे, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पे बना रहे PAN। ठीक है, तो ये हमारे है, और ये जो है कुछ मीटर्स तक ही काम करता है, ज़्यादा दूरी तक ये काम नहीं करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे इसकी रेंज होती है 10 मीटर, कभी 5 मीटर, तो वैसे ही रहता है, ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं करता। थोड़ा इससे ज़्यादा दूर आपको जाना है तो फिर आपको लैन का यूज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ शेयर करने के लिए। तो ये हो गया अपनी
और लास्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट मतलब वर्ड है, विंडोज़ है, बिंग है या फिर एज है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है ये है हमारा विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। वर्ड अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिंग और एज भी जो है अपने क्या है, बिंग तो क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे कि हम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है अपने पास में, गूगल है, गूगल क्रोम, इसी तरह से है अब बिंग पे भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बिंग है, ब्रेव है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन है। और एज जो है ये क्या है, वेब ब्राउज़र है अपने पास में। और वर्ड क्या है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये अपने होते हैं 20 क्वेश्चन हमने आज यहाँ पे देखे हैं ICT के, जो कि आपके EMRS के TGT और PGT में आए थे 2023 में। 2023 के ये पेपर्स थे जिनमें हमने ये क्वेश्चन आराम से देख लिए हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी ICT जो है आपकी 10-10 क्वेश्चन की जगह आपके आएंगे 5 क्वेश्चन और इसमें प्लस कर दिए गए हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस लगभग यही है आपका, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में। तो हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे डीपली और पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमें ये इनपुट आउटपुट, शॉर्टकट कीज़ और जो नेटवर्क है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, थोड़ा बहुत इनके बारे में अच्छे से और पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है हमारे ICT में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम जो है कल से क्या करेंगे, ICT की प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे। तो डेली हम 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।